नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं अपने चैनल पर। साथियों, जी के जीएस की ज़बरदस्त तैयारी के लिए आज मैं एक बार फिर आपके लिए चौथा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को इकट्ठा किया हुआ है। साथियों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं तो ज़रूर ही इस प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर बस कर दीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। साथियों, बात यहाँ सौर मंडल की जाए रही है। सौर मंडल के जो 8 ग्रह हैं उनमें से पूछा जा रहा है आपसे कि लाल ग्रह कौन सा है, लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। विकल्प दिए हैं शुक्र, मंगल, बुध और शनि। तो साथियों, लाल ग्रह के नाम से जो ग्रह जाना जाता है वो मंगल है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, सौर मंडल में जो ग्रहों का ऑर्बिट है उसमें सबसे पहले सूर्य के पास बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और फिर उसके बाद चौथा ग्रह मंगल है। और इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ये चारों ग्रह चट्टानी ग्रह हैं, पृथ्वी की संरचना के समान बने हुए हैं, चट्टानी ग्रह हैं। इनका आकार कम है और घनत्व ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। साथियों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है, भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट कह सकते हैं। दूसरी परत जो होती है वो मेंटल या आवरण या प्रावार कहते हैं। और तीसरी परत को क्रोड भी कहते हैं। ये 3 परतों की एक क्रम से है। सबसे ऊपरी परत है, बीच की परत है और सबसे आंतरिक परत है। पूछा जा रहा है सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, तो सबसे निचली परत को क्रोड कहते हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। और क्रोड को रासायनिक संरचना के आधार पर निफे कहा जाता है क्योंकि इसमें निकेल और फेरस की लोहे की अधिकता होती है। सियाल जो होता है वो ऊपरी परत क्रस्ट को सियाल कहते हैं और मेंटल को सीमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। साथियों, लैगून झील जो होती है वो समुद्री किनारे पर होती है। जैसे भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग है, इन समुद्री किनारों पर जो झीलें हैं वो लैगून झीलें कहलाती हैं। इनमें समुद्र की लहरों का पानी लगातार आता रहता है और ये वापस लौटता रहता है। तो ये लैगून झीलें जो होती हैं वो खारे पानी की झीलें होती हैं। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील पूछी जा रही है। विकल्प दिए हैं चिल्का, पुलिकट, कोलेरू, वेम्बनाथ। तो साथियों, सबसे बड़ी लैगून झील है वो चिल्का है और ये चिल्का झील ओडिशा में स्थित लैगून झील है जो भारत की सबसे बड़ी झील है। और लैगून झीलों में और पुलिकट झील जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है और वेम्बनाथ जो झील है वो केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। विकल्प दिए हैं 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और कोको चैनल। तो साथ ही कोको चैनल जो है ये तो म्यांमार को भारत से अलग करता है। कोको द्वीप म्यांमार का द्वीप है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको चैनल है, ये भारत और म्यांमार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से अलग करता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के बीच में है और 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप तथा अन्य द्वीपों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विकल्प दिए हैं मॉरिशस, श्रीलंका, मेडागास्कर और मालदीव। साथियों, विकल्पों में दिए गए चारों ये द्वीपीय देश हैं। मॉरिशस भी हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है, श्रीलंका हिंद महासागर का द्वीपीय देश है, मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का एक हिंद महासागर का द्वीपीय देश है और मालदीव भी हिंद महासागर का द्वीपीय देश है। सबसे बड़ा द्वीप पूछा है इनमें से, तो सही आंसर रहेगा मेडागास्कर। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है। विकल्प दिए जम्मू कश्मीर, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। साथियों, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर अब राज्यों की श्रेणी में नहीं आता है, ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। नवीनतम राज्य पूछा गया है तो नवीनतम राज्य का सही आंसर रहेगा विकल्प डी तेलंगाना। तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य है जो आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था। यही आज तक का भारत का नवीनतम राज्य है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है। साथियों, भारत की जो समुद्री सीमा है बहुत विशाल है, वो लगभग 7600 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि की जो सीमा है ये वाली प्रायद्वीपीय भारत की
वो लगभग 6100 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। और इस पर जो भारत के राज्य स्थित हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। ये राज्य जो हैं भारत की समुद्री सीमा पर स्थित हैं। और इनमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो गुजरात है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? विकल्प दिए हैं 5 वर्ष, 15 वर्ष, 60 वर्ष की आयु तक और 65 वर्ष की आयु तक। साथियों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण की तारीख से अपनी 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? साथियों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को अंग्रेजी में शॉर्ट में कैग के नाम से जानते हैं, कैग, और हिंदी में भी कैग के नाम से ही इनको पुकारते हैं। और इनकी जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और ये अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं, जो भी पहले पूरी हो। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विकल्प दिए हैं 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष और 21 वर्ष। तो साथियों, राज्य विधान परिषद जो होते हैं वो राज्यों का उच्च सदन होता है और इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। और इसके सदस्यों का निर्वाचन 6 वर्ष के लिए किया जाता है। और इस पर जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनकी न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 30 वर्ष निर्धारित की गई है। 30 वर्ष की न्यूनतम आयु होने पर व्यक्ति राज्य विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। तो विकल्प बी 30 वर्ष इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया? विकल्प दिए हैं माउंटबेटन योजना, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और बेबेल योजना। साथियों, संविधान सभा गठन दिसंबर 1946 में किया गया था। दिसंबर 1946 में किया गया था। और इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर को हुई थी। और इसकी पहली बैठक में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर किया गया था। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति के आधार पर भारत का संविधान किस प्रकार का है? विकल्प दिए हैं कठोर है, लचीला है, कठोर एवं लचीला दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, प्रकृति के आधार पर संविधान के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है कठोर और एक होता है लचीला। तो साथियों, पूछा जा रहा है भारत का संविधान कैसा है? तो साथियों बताते चले, भारत का संविधान दोनों प्रकार का है, कठोर एवं लचीला। तो अर्थात विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब पारित घोषित किया गया? विकल्प दिए 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 नवंबर 1949 और 24 जनवरी 1950। तो साथियों, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को पारित घोषित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जबकि 26 जनवरी 1950 की बात करें तो इस दिन को भारत का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। इसीलिए हम प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? साथियों, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है और मूल अधिकारों की अवधारणा है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। मूल अधिकार से अमेरिका के संविधान से ली गई है। और इसमें वर्तमान में 6 मूल अधिकारों का उल्लेख है। प्रारंभ में ये 7 मूल अधिकार हुआ करते थे, लेकिन 7वां एक मूल अधिकार था संपत्ति का अधिकार। उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार संविधान में उल्लिखित हैं। और पूछा जा रहा है कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो साथियों, समानता का अधिकार मूल अधिकारों में श्रेणी में आता है। शोषण के विरुद्ध ये मूल अधिकार श्रेणी में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये मूल अधिकार श्रेणी में आता है। अब संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकारों की श्रेणी में नहीं रह गया है, इसे विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो विकल्प बी संपत्ति का अधिकार इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई थी? साथियों, भारत में पहली जनगणना जो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। लेकिन यहाँ पर साथियों नियमित जनगणना पूछी जा रही है। नियमित जनगणना जो हुई थी वो
1981 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? साथियों बताते चलें, भारत की समुद्री सीमा है उस पर 13 बड़े और प्रमुख बंदरगाह हैं। 6 पश्चिमी तट पे हैं और 6 पूर्वी तट पे हैं और 1 पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में है। इस प्रकार से 13 बड़े और प्रमुख बंदरगाह हैं। इनमें से सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जा रहा है, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। कोलकाता बंदरगाह की अगर बात करें तो ये समुद्री बंदरगाह नहीं है, ये नदी बंदरगाह है, ये हुगली नदी पर स्थित है। चेन्नई बंदरगाह पश्चिमी पूर्वी तट पे है, तमिलनाडु वाले एरिया में, तमिलनाडु राजधानी वहाँ पड़ता है ये पूर्वी तट पे। और कांडला जो बंदरगाह है गुजरात में है, एक ज्वारी बंदरगाह है। इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे किस राज्य में है? विकल्प दिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। तो साथियों सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो उत्तर प्रदेश में है और विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। एक लखनऊ में है, चौधरी चरण सिंह के नाम से है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी में, और एक वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री के नाम से है, और इसके बाद 3 जो नए बने हैं वो एक नोएडा के जेवर में है और एक कुशीनगर में है और एक अयोध्या में। इस प्रकार से 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यूपी में हैं जो किसी भी राज्य में सर्वाधिक है भारत में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई? साथियों बताते चलें कि संविधान के भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। 8 अनुसूचियाँ थीं और 8 अनुसूचियों के बाद अगर आज बात करें तो आज भारत के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। इनमें से 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अलग अलग संविधान संशोधनों द्वारा जोड़ी गई हैं। और साथियों यहाँ पर 12वीं अनुसूची की बात की जा रही है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है? तो 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है और ये 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? साथियों बताते चलें कि बौद्ध संगीतियों की अगर बात की जा रही है तो इतिहास में 4 बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है। 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ है और इसमें पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो अजातशत्रु के समय में हुई थी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और अजातशत्रु ये मगध का शासक था और इसने जो पहली बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था अपने शासनकाल में वो राजधानी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। जबकि अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी और बिंबिसार और प्रसेनजीत के समय कोई बौद्ध संगीति नहीं हुई थी। कुल मिलाकर 4 हुई थी। तो पहली अजातशत्रु के समय हुई थी, दूसरी हुई थी कालाशोक के समय वैशाली में हुई थी, कालाशोक वैशाली में हुई थी, और तीसरी अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। उस समय भारत का सम्राट कनिष्क था। अगला प्रश्न है, हरित मफलर किससे संबंधित है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरित मफलर एक शब्दावली है जो ईवीएस से आती है और इसका संबंध पूछा जा रहा है किससे है कि वायु प्रदूषण से है, जल प्रदूषण से है, ध्वनि प्रदूषण से और रेडियो ध्वनि प्रदूषण से। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो साथियों हरित मफलर जो है शब्दावली वो ध्वनि प्रदूषण के लिए प्रयोग की जाती है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। हरित मफलर का तात्पर्य है रेलवे लाइनों के और सड़कों के किनारे जो दोनों तरफ जो वृक्ष लगा दिए जाते हैं उन्हें हरित मफलर की संज्ञा दी जाती है और इस ध्वनि प्रदूषण को ये डाइवर्ट करते हैं, इसलिए वृक्षों को ही हरित मफलर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर यमुना तट पर नहीं बसा हुआ है? साथियों यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, नदियों में से एक है, सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। यह गंगा की सहायक नदी है और इसके किनारे हमीरपुर भी है और आगरा और दिल्ली भी हैं। तो ये 3 नगर यमुना नदी किनारे हैं, जब गाजियाबाद यमुना किनारे नहीं है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। गाजियाबाद में हिंडन नदी बहती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य पाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है? विकल्प दिए पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान। साथियों पाकिस्तान की सीमा पर जो राज्य लगते हैं वो गुजरात लगता है, राजस्थान लगता है और पंजाब लगता है। ये 4 राज्य लगते हैं और इसके अलावा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश भी
पाकिस्तान की सीमा पर लगता है। तो साथियों इनमें से हरियाणा विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। हरियाणा जो है पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? विकल्प दिए हुगली, दामोदर, कोसी और बैतरणी। साथियों बंगाल का शोक कही जाने वाली नदी वो है दामोदर। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और दामोदर नदी जो है वो हुगली की सहायक नदी है। और हुगली की अगर बात करें तो हुगली ये गंगा नदी की वितरिका नदी है, वितरिका नदी है। और कोसी जो है इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो साथियों बंगाल का शोक कहेंगे दामोदर को। विकल्प बी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका है? साथियों विकल्प दिए गए हैं 1892 का एक्ट, 1909 का एक्ट, 1935 का एक्ट और 1919 का एक्ट। तो साथियों भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 अर्थात विकल्प सी 1935 के एक्ट का। लगभग 2/3 जो अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में वो ज्यों के त्यों या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ 1935 के एक्ट से लिए गए हैं। तो सर्वाधिक प्रभाव इसी एक्ट का पड़ता है। इसके अलावा 10 देशों के संविधानों से भी कुछ विशेष चीज़ें अडॉप्ट की गई हैं भारत के संविधान में। अगला प्रश्न है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? विकल्प दिए हैं जयपुर, उदयपुर, अलवर और अजमेर। साथियों शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो भारत में चिश्तिया संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। चिश्तिया संप्रदाय एक सूफी संप्रदाय था, उसके संस्थापक भारत में माने जाते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। ये लाहौर में रहे, दिल्ली में रहे और सबसे अंत में ये जो है अजमेर में रहे और वहीं बस गए और वहीं पर इनकी दरगाह बनी हुई है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कन्नौज पर अधिकार के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंततः किस शक्ति ने विजय प्राप्त की थी? साथियों कन्नौज पर अधिकार के लिए 3 शक्तियों ने जो भाग लिया था उनमें से एक राष्ट्रकूट थे, गुर्जर प्रतिहार थे और पाल थे। गैहड़ वालों ने भाग नहीं लिया था। तो साथियों यहाँ पूछा जा रहा है अंततः किस शक्ति ने विजय प्राप्त की थी? तो वो विजय प्राप्त करने वाली शक्ति थी गुर्जर प्रतिहार। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज प्रथम ने अंततः इस त्रिपक्षीय संघर्ष में सफलता पाई थी और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। विकल्प अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? विकल्प दिए हैं जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और आयरलैंड। साथियों भारत के संविधान में बताया मैंने अभी आपको कि विभिन्न 10 देशों से कुछ न कुछ चीज़ें ली गई हैं। उनमें से राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों बताते चलें पूरे विश्व में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान में है और भारत के संविधान में है और किसी देश के संविधान में नहीं है। अगर जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी से आपात उपबंधों की व्यवस्था ली गई है और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन प्रक्रिया ली गई है और अमेरिका से मूल अधिकारों का प्रावधान लिया गया है। अगला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? विकल्प दिए हैं मूसी, नर्मदा, शिप्रा और सोन। तो साथियों उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नगर है और यह शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शासक हरियंक वंश का नहीं है? साथियों मगध का उत्कर्ष जब हुआ है तो हरियंक वंश का शासन सबसे पहले पढ़ने को मिलता है इतिहास में। और हरियंक वंश का जो पहला राजा हुआ था वो बिंबिसार था और बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु हुआ, अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन हुआ। ये इस प्रकार से ये तीनों शासक हरियंक वंश के हैं और प्रसेनजीत हरियंक वंश का शासक नहीं था। ये बिंबिसार के समकालीन काशी का और कौशल का राजा था और इसने काशी जो है बिंबिसार को दहेज में दी थी। और इस तरह से हरियंक वंश का शासक कौन नहीं है? तो प्रसेनजीत नहीं है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? विकल्प दिए हैं लुम्बिनी, सॉरी यहाँ गलती से टाइपिंग हुई है, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और कुशीनगर। तो साथियों गौतम बुद्ध जो सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है, बचपन में जाना जाता था, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो जन्म स्थान है वो लुम्बिनी है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।